हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। Let's start with a chapter 10, unit 2, the era of economic reforms. बच्चों, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। इंडिया को 1991 में रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी? ये चैप्टर सिर्फ पॉलिसीज का लिस्ट नहीं है, ये चैप्टर है इंडिया के इकोनॉमिक माइंडसेट के शिफ्ट का। आज हम समझेंगे इस चैप्टर में रिफॉर्म्स क्यों आए, रिफॉर्म्स क्या थे, और रिफॉर्म्स ने इंडिया को कैसे बदल डाला। यस, नाउ बट इसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। बैकग्राउंड, रोमन वन, बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की शुरुआत 1980s में हुई। ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकलना और ग्रोथ को बूस्ट करना। नाउ गाइस, एकदम क्लियर विजन है। पहले इकोनॉमी इनवर्ड लुकिंग थी, रिफॉर्म्स का मतलब था मार्केट की तरफ मूव करना। रिफॉर्म्स ग्रेजुअल थे, ज्यादा पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन 1980s में हायर ग्रोथ लेकर आए। नाउ की रिफॉर्म्स एरिया थे इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाना, ट्रेड, टैक्सेशन और एक्सचेंज रेट्स में रिफॉर्म्स लेकर आना। ओ, पर फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स रैंडमली नहीं आए, उनके पीछे थी एक मजबूत रीजंस। नाउ वो रीजंस क्या थे? देखो, कॉजेस। गाइस, हाई फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा थी और उनकी अर्निंग कम। मतलब गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा करती थी, काम कम कर रही थी, डेप्ट बढ़ गया था, इतना लोन था कि पूछो मत। गल्फ वॉर और ऑयल प्राइस क्राइसिस, अनस्टेबल टैक्स सिस्टम। फ्रेंड्स, टैक्स स्ट्रक्चर अनक्लियर था, कंप्लायंसेस एकदम वीक थे। मतलब टैक्स सिस्टम था जरूर, पर लोग टैक्स नहीं भरते थे, जिससे गवर्नमेंट की डेब्ट्स बढ़ी, इनकम कम थी। गल्फ वॉर, ऑयल प्राइसेस हाइक हुई और इंपोर्ट बिल बढ़ गए। ना, एक तो इनकम कम, ऊपर से गल्फ वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में बढ़े, खर्चा और बढ़ा, डेफिसिट तो होना ही था। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ ना लोअर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, सिर्फ 1.2 बिलियन। इसका मतलब शायद गवर्नमेंट उस टाइम पर, ठीक है, सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए इंपोर्ट कर सकती थी, इतना ही पैसा था। ओ, ना इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थे, ना मतलब कॉमन मैन किसी भी दूसरे देशों से कोई भी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डैमेज थी। आईएमएफ लोन का प्रेशर था। नाउ क्योंकि इंडिया को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई हुई। नाउ और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हुए। गाइस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि रिफॉर्म्स आना जरूरी था। इस इन सब रीजंस की वजह से एक कॉन्फिडेंस, एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लूज हुआ, डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल दोनों पर। फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स चॉइस नहीं था, रिफॉर्म्स कंपल्शन था। यस, अब समझते हैं रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिफॉर्म्स क्यों करना पड़ा। फ्रेंड्स, सिंपल। पहला ऑब्जेक्टिव, शिफ्ट ऑफ मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी।
शिफ्ट टू मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम करना। अभी तक गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था, इनफैक्ट कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन तो था ही नहीं। सारे बिजनेस, सब कुछ, लाइसेंस राज, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और सबसे बड़ा डैमेज इस गवर्नमेंट के कंट्रोल ने किया। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाना था। रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। लोन इतना बढ़ चुका था कि फॉरेन कंट्रीज हम अपनी मनमानी कर रही थी, हमें दबा रही थी ना, और हम अपना, ठीक है, उनसे दब रहे थे, जिससे ग्रोथ रुक रही थी। स्टेबल टैक्स सिस्टम लाना, टैक्स सिस्टम बेटर टैक्स कंप्लायंसेस लगाना, और अननेसेसरी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को कम करना। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें करनी थी, लेकिन ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर थे। अब आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 पे। ये था इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म नाउ, जिसकी वजह से इंडिया की पूरी शक्ल ही चेंज हो गई। ओ नाउ, सबसे पहला रिफॉर्म 1991 में आया, फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल का मतलब है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, टैक्सेशन पॉलिसीज, सब्सिडीज, फाइनेंशियल्स को चेंज करना। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो स्टेबल टैक्स सिस्टम बनाया, एक क्लियर और फेयर टैक्स स्ट्रक्चर। और दूसरा, बेटर टैक्स कंप्लायंसेस बनाए, इंश्योर किया कि हर एक बंदा टैक्स पे करे। पहले टैक्स सिस्टम था, पर लोग टैक्स ही नहीं भरते थे, गवर्नमेंट के रीच के बाहर थे। तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस किए, पनिशमेंट्स चालू की, रेड पड़वाई, लोग टैक्स भरने लगे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, डेफिसिट कम हुआ। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग्स कम करी। नाउ, उन्होंने सब्सिडीज रिड्यूस किए, काफी सब्सिडीज देते थे, उन्होंने सब्सिडीज को सबसे पहले रिड्यूस किया, अननेसेसरी सब्सिडीज बंद करी, जिससे उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करना था। तो ये था फिस्कल रिफॉर्म्स। नाउ के बाद मनी और बैंकिंग सिस्टम को भी तो रिफॉर्म करना जरूरी था, जो कि गाइस, मॉनेटरी और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो कि हर इकोनॉमी का बैकबोन होता है। फ्रेंड्स, मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बैंकिंग्स को फ्री किए गए। सबसे पहले किया गया इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। ये सबसे बड़ा बदलाव था गाइस। गाइस, बैंक्स, पहले इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करती थी, कंट्रोल था। लेकिन अब रिफॉर्म ये आया, बैंक खुद अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगी। इससे कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से बैंकों ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई ना, और फाइनेंशियल सेक्टर काफी तेजी से बदलाव किया। नाउ, एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स। गाइस, न्यू बैंक्स की एंट्री हुई ना, बैंकिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने नए नए बैंकों को लाइसेंस दिए, जिन्होंने बैंकिंग चालू किए। सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस किया। फ्रेंड्स, नाउ, जिससे लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी। पहले सीआरआर और एसएलआर हाई थे, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब उसको लिमिट में लेकर आए, ताकि बैंकिंग को लिक्विडिटी मिले और वो लोन्स मार्केट में दे। नाउ, ब्रांच ओपनिंग फ्लेक्सिबिलिटी करी, बैंक्स को ब्रांचेस ओपन और क्लोज करने की फ्रीडम मिल गई। कोई लेस फॉर्मेलिटीज, वो जब चाहे जिस एरिया में चाहे अपनी ब्रांचेस खोल सकते थे। और इस वजह से आज बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, देश के कोने कोने में बैंक्स अपनी ब्रांचेस ओपन कर रही हैं। बेटर अकाउंटिंग नॉर्म्स। गाइस, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अकाउंटिंग नॉर्म्स को भी स्ट्रिक्ट किए गए, ताकि कोई भी बैंक्स पब्लिक के पैसों को डील करती है, चीट ना हो, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट्स पे बढ़े। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग सिस्टम ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा प्रोफेशनल बने, इसके लिए ये रिफॉर्म्स जरूरी थे। अब गाइस, बैंकिंग के साथ साथ कैपिटल मार्केट्स भी को भी रिफॉर्म किया गया। कैपिटल मार्केट, हमारे इंडिया का शेयर मार्केट। फ्रेंड्स, बैंकिंग के साथ साथ क्या किया, एक सबसे बड़ा रिफॉर्म, सेबी एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1992 में गाइस। नाउ, हर्षद मेहता केस हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ। बराबर। नाउ, लोगों का कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट पे ढह गया। गाइस, फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है लोगों का कॉन्फिडेंस होना। अगर पब्लिक कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर कभी डेवलप नहीं होना था। नाउ, वापस वैसे फ्रॉड्स ना हो, तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी एस्टैब्लिशमेंट की गई।
सेबी को सेटअप तो किया गया 1988 में, लेकिन गाइस उनको पावर सारे मिले 1992 में, और इनको शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की पूरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मिली। अब ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ताकि जो हर्षद मेहता केस हुआ था वैसा वापस रिपीट ना हो। नाउ अब आते हैं इंडस्ट्री के कोर रिफॉर्म पर। नाउ वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। गाइस इसको मैं कोर रिफॉर्म इसलिए कहता हूं, इस ना मनमोहन सिंह जी को यह क्रेडिट जाता है, और इस रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया ने एक ओल्ड इंडिया एक न्यू इंडिया बना, एक कॉन्फिडेंस लॉस्ट इंडिया एक कॉन्फिडेंट इंडिया बना। नाउ इसके कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, वो देखिए। सबसे पहला, एंड ऑफ लाइसेंस राज। गाइस इंडिया में सबसे पहले बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे, बराबर ना। अब इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लाइसेंस राज को हटाया गया, मतलब मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज लाइसेंस फ्री हो गई नाउ, लेकिन एक्सेप्ट 5 क्रिटिकल सेक्टर्स। यस, नाउ 99% सारी कंपनियों को लाइसेंस से हटा दिया, मतलब अब कंपनीज को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली अपनी ब्रांचेस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 5 क्रिटिकल सेक्टर्स। यस फ्रेंड्स, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आज भी लाइसेंस कंपलसरी है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए थोड़े से रिस्की हैं। नाउ वो कौन से हैं? आर्म्स एंड एमिनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, ड्रग्स एंड मेडिकल्स, नार्कोटिक ड्रग्स, हैजर्डस केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां, अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां, नाउ हेल्थ सेफ्टी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, और एनवायरमेंटल सेक्टर्स। गाइस इन सबको आज भी, इन सेक्टर्स में अगर आपको बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। दूसरा, चेंजेस टू एमआरटीपी एक्ट, चेंजेस इन एमआरटीपी एक्ट। फ्रेंड्स, मर्जर्स एंड टेकओवर स्क्रूटनी हटा दी गई। पहले मर्जर्स और टेकओवर्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे ना, बट मर्जर्स और टेकओवर्स अब आसान कर दिए गए, उनके ऊपर स्क्रूटनी थोड़ी हटा दी गई, एमआरटीपी को हटाया गया, जो मोनोपोली को रोकने के लिए बनी थी, पर ये कंपनीज की ग्रोथ को रोक रही थी ना, इसलिए एमआरटीपी को चेंज किया गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ही सिंपल हुए नाउ, अब इन्वेस्टमेंट करना इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ बिना इन्वेस्टमेंट के कभी कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स को बहुत डीरेगुलेट किए गए, ताकि लोग फ्रीली इन्वेस्टमेंट्स करें, मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़े ना, और ग्रोथ आए। डी रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गाइस लार्ज इंडस्ट्रीज को एंट्री मिली, allowed entry for large scale industries in the sector previously reserved for small scale ones. Now, government ने पहले small scale और large scale industries के लिए कुछ now sectors बना के रखे थे, वो सारे हटा दिए गए। अब large scale कंपनियां भी small scale industries में आ सकती थी, small scale industries भी large scale industries में अपना बिजनेस चालू कर सकती थी। Now, ठीक है, इससे कंपटीशन बढ़ा और एफिशिएंसी बढ़ी और ग्रोथ बढ़ा। नेक्स्ट था रिड्यूस पब्लिक सेक्टर मार्केट। गाइस 1991 से पहले नाउ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को डीमोटिवेट करता था। गवर्नमेंट ये मानता था कि प्राइवेट लोग सेल्फिश लोग हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट की सोचेंगे, देश की नहीं ना। उस वजह से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट था, सारे फैक्ट्रियां सारी कंपनियां गवर्नमेंट चला रही थी ना, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, इंडिया बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। 1991 में गाइस नाउ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब वो बिजनेस नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ देश चलाने पे फोकस करेंगे ना, और गवर्नमेंट ने अपनी सारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा और प्राइवेटाइजेशन किया। तो ओपनड अप मेनी सेक्टर टू द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, लिविंग ओनली स्ट्रेटेजिक एरियाज। नाउ 100% प्राइवेटाइज किया, लेकिन कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्रोल में रखा, क्योंकि उन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता था। वो था रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी। ये आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इन्हें प्राइवेट नहीं किया जा सकता ड्यू टू मेनी रीजंस। ओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज हुए ना, लेकिन इससे पहले गाइस यहां तक का एक कोर बता दूं, एंड ऑफ लाइसेंस राज और रिड्यूस पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी वाज अ रिमार्केबल चेंज, जिसने इंडिया का फेस बदला। तो फ्रेंड्स, लाइसेंस से फ्रीडम आई, लाइसेंस राज हटाने से फ्रीडम आई, और फ्रीडम से ग्रोथ आती है। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बाद
फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के गेट भी खोल दिए गए, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन कहते हैं। ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूवल आया। गाइस, उस टाइम पर 51% कोई भी कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंपनी में 51% तक लेकर आ सकता था। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूवल मिले 51% तक, लेटर उसको 100% तक आज की तारीख में अप्रूव किया गया है। नाउ यस, लेकिन कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स को छोड़कर, जैसे रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, गैम्बलिंग, इनमें आज भी एफडीआई अलाउड नहीं है। ओके, नाउ इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, फॉरेनर्स को इंडिया जैसा एक बड़ा मार्केट मिला, फॉरेनर्स का पैसा इंडिया में आया, जिससे कैपिटल इनफ्लो बढ़ा, उनकी टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई क्योंकि हम उन्हें बिजनेस करने दे रहे थे इंडिया में, उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली नाउ, और ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ा। सो फ्रेंड्स, रिफॉर्म तब कंप्लीट होते हैं जब ट्रेड और करेंसी भी लिबरल हो, और फॉरेन लिबरलाइजेशन नाउ इसका एक जीता जागता, ठीक है, नाउ एग्जाम्पल है। अब आ जाओ, करेंसी को भी लिबरलाइज करने का टाइम आ गया। एक्सटर्नल ट्रेड लिबरलाइजेशन। गाइस गाइस गाइस, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव लिस्ट टू नेगेटिव लिस्ट। पहले ना गवर्नमेंट पॉजिटिव लिस्ट बनाती थी, मतलब क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, और मेजॉरिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब गवर्नमेंट नेगेटिव लिस्ट अप्रोच पे आती है, मतलब आप मेजॉरिटी सब कुछ, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्यू प्रोडक्ट्स को छोड़कर। पहले फ्यू प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। नाउ तो नेगेटिव लिस्ट तक आए, इसे कहते हैं गवर्नमेंट ने अपनी ब्रॉडर नेगेटिव लिस्ट सिस्टम अप्रोच अपनाया। नेगेटिव लिस्ट सिस्टम इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। नेगेटिव को मतलब नेगेटिव की तरह से मतलब कुछ ही प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट किए गए, जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया, बाकी सारी की सारी जनरल चीजों को आप नाउ ट्रेड लिबरलाइजेशन के अंडर लिया गया। इंपोर्ट लाइसेंस लार्जली रिमूव्ड, ये सबसे बड़ी चीज थी। पहले वही कंपनियां इंपोर्ट कर सकती थी जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए थे, उन्होंने अब इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। अब किसी भी कंपनीज को अगर मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज कुछ भी इंपोर्ट करना है, गुड्स इंपोर्ट करने हैं, एक बहुत ही इजी तरीके से लाइसेंस मिल जाता है। कंज्यूमर गुड्स फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग। ना इसे देखो, आज आप आईफोन वगैरह सब कुछ खरीद सकते हो, कंज्यूमर गुड्स, बराबर। गाइस, टैरिफ रिडक्शन। आपको पता है इंपोर्ट तभी लिबरलाइज होता है जब इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए। आपको पता है एक टाइम था, ऐसा कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट पे 355% टैरिफ लगाती थी 1990s में, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि इंपोर्ट हो। लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 10% तक ले आए हैं, मतलब इंपोर्ट इज ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिए हैं। राइट, यस। करेंसी एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स, करेंसी डिवैल्यूएशन। गाइस, गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी रिफॉर्म्स लाए। रुपी डिवैल्यूएशन किया 18-19% तक। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कन्वर्ट करी। नाउ डुअल एक्सचेंज रेट्स, यूनिफाइड रेट्स को एक्सेप्ट किया। मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज किया, ये आपने सब चैप्टर 9 में पढ़ रखा है। फ्रेंड्स, करेंसी को मार्केट के साथ अलाइन किया गया, ये सबसे कोर है। अब मार्केट डिसाइड करता है कि इंडिया की करेंसी का फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। ओके, अब गाइस इतने सारे रिफॉर्म्स आए, राइट। अब समझते हैं रिफॉर्म्स के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स। नाउ करेंसी डिवैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट रेजिम, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, बराबर, ये सब आप समझते हो। नाउ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, टैरिफ सिंप्लीफिकेशंस किए गए, ना इंपोर्ट ड्यूटियां हटाई गई, रुपी डिवैल्यूएशन किया, डुअल एक्सचेंज सिस्टम्स आए, सारी चीजें मैंने आपको समझाई। नाउ इन सारे रिफॉर्म्स का गाइस इंपैक्ट क्या आया 31 इयर्स में? फ्रेंड्स, इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। ग्लोबल इंटीग्रेशन बढ़ा, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कम हुए, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हुआ, सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा, ट्रेड फैसिलिटेशन इंप्रूव हुई, स्टेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स बना इंडिया का, जो कि पहले स्कैर्स था। नाउ सर्विस ट्रेड सरप्लस आया, जो ट्रेड डेफिसिट था, सर्विस इंडस्ट्री में हमारा ट्रेड सरप्लस बढ़ा।
रुपी स्टेबिलिटी आई क्योंकि मार्केट एक्सचेंज रेट्स को अडॉप्ट किया। पॉवर्टी कम हुआ क्योंकि इनकम लेवल्स बढ़ी। फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ हुए क्योंकि बैंकिंग्स को फ्रीडम दी गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। मतलब ये सारे वन वन लाइनर पॉइंट्स हैं गाइस, इन सबको आप सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इन्वॉल्व हुए। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करी और हमारी इकोनॉमी ने सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ मूव किया। नाउ फिस्कल डेफिसिट्स कम हुए जो हमारे रिफॉर्म्स का मेजर कारण था। ये सारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म्स आने की वजह से 1991 के बाद, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग अप्रोच भी रिफॉर्म के साथ बढ़ी। ओ नाउ वो आया। तो अब देखो नेक्स्ट एक बोल्ड स्टेप जो बीजेपी सरकार ने आने के बाद, कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद और बीजेपी सरकार आने के बाद एक बोल्ड स्टेप लिया गया, नीति आयोग आया। आप सबको पता था 1947 के बाद जब कांग्रेस पार्टी आई, मनाओ जवाहरलाल नेहरू जी जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और 1951 में उन्होंने देश चलाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट। 1951 से लेकर 2015 तक प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट वाज देयर और उन्होंने इंडिया को किस तरीके से डेवलप करना है वो प्लानिंग करी। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट को आउटडेटेड बताया, स्लो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बताया और उन्होंने प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया, ये कहकर कि अब ओल्ड प्लानिंग मॉडल को कोलैप्स करेंगे और एक फास्ट डिसीजन मेकिंग मॉडल अप्लाई करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस? इतने सारे नाम लिखे हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, कंट्री की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रायोरिटी सेट करना और कंट्री को डेवलप करना। ना उनमें से वन वन लाइनर है, शेयर्ड विजन, नेशनल विजन को शेयर करो। नाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लोकल प्लानिंग, बॉटम अप प्लानिंग, मतलब ग्राउंड लेवल तक प्लानिंग्स को पहुंचाना। पहले प्लानिंग खाली ऊपर लेवल तक होती थी, ग्राउंड लेवल पे एक्शंस नहीं लिए जाते थे। विलेजेस को इन्वॉल्व करना। नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, गाइस नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना। इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आना, ठीक है, ऊपर ऊपर से ग्रोथ नहीं, इन डेप्थ ग्रोथ ग्राउंड लेवल से। लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क करना। नाउ पार्टनरशिप विद थिंक टैंक्स, गाइस सिर्फ गवर्नमेंट ही प्लानिंग नहीं करेगा, स्पेशलाइज्ड लोगों को बुलाना, इंडस्ट्रीज लोगों को इन्वॉल्व करना। नाउ ताकि एक फुल फ्लेज प्लानिंग बने। इनोवेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, इनोवेशंस को इंक्रीज करना क्योंकि बिना इनोवेशन के डेवलपमेंट अधूरा है। इंटर सेक्टोरल इश्यू रिजोल्यूशन, नाउ दो सेक्टर्स के बीच में कोई इश्यूज है उन सबको रिजॉल्व करना। नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाना। प्रोग्राम इवैल्यूएशन करना। नाउ प्लानिंग करने के बाद उसको अप्लाई करते करते इवैल्यूएट करना, अगर कोई चेंजेस चाहिए तो तुरंत करना। टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, नाउ आज भी हम टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में डेवलप होनी चाहिए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो। तो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना एंड मेनी अदर एडिशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। गाइस ओवरऑल इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर अप किए, ऑब्वियसली जो नीति आयोग की स्ट्रेटेजी होनी ही चाहिए। नाउ की इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग बनने के बाद उन्होंने काफी सारे की इनिशिएटिव्स, काफी सारे डिसीजंस लिए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस की लिस्ट ये रही। लाइफ इनिशिएटिव, गाइस गवर्नमेंट ने ये एम रखा कि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल देंगे, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल जिसे लोग हेल्दी और हैपनिंग लाइफ जी सके, मतलब पोल्यूशन फ्री। नाउ एनडीएपी, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर गवर्नमेंट अपने सारे डेटा को लोगों को एक्सेस करवाता है कि आप जब चाहो अपनी ग्रोथ के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। शून्य कैंपेन, गाइस ईवी अडॉप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया गया क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहता है कि देश पोल्यूशन फ्री कंट्री बने, जीरो इकोनॉमी बने, इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया गया। शून्य प्रोग्राम क्या है? टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी, जीरो पोल्यूशन, एयर जीरो एयर पोल्यूशन करने के लिए। नाउ ये एक छोटा सा इनिशिएटिव। ई अमृत, ई अमृत इज नथिंग बट इट्स अ ईवी इंफॉर्मेशन पोर्टल, वन स्टॉप डेफिनेशन फॉर
वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफॉर्मेशन। ये सब न्यू टेक्नोलॉजी आई थी, लोग भरोसा नहीं करते थे। इसके लिए पोर्टल्स बनाए गए कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाकर, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो न्यूट्रल है, एक हर 100% सच है। देन मिथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। फ्रेंड्स, ऑयल इंपोर्ट को रिडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट अपने पेट्रोल्स में मिथनॉल बराबर मिलाते हैं, ताकि मिक्सचर से ऑयल कंजम्पशन कम हो और इंपोर्ट बर्डन कम हो ना। तो मेथेनाइल इकोनॉमी कहा जाता है कि आज भी ना ऑयल एंड पेट्रोल में 25% मिथेनॉल मिलाया जाता है। टारगेट है कि 30% तक इसे अचीव करना है। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ग्लोबल मार्केट। यस, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इंडियन नीति आयोग ने इनिशिएटिव लिया है कि हमारे ग्लोबल सेक्टर पोटेंशियल्स को हम डेवलप करें। हमारी इंडियन कंपनियां भी ना फॉरेन कंट्रियों में अपनी ब्रांचेस ओपन करें, हम फॉरेन में ज्यादा से ज्यादा अपने गुड्स बेचें। तो गाइज, नीति आयोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव के साथ आया है, फास्ट डिसीजन मेकिंग के साथ, और काफी अच्छे लॉन्ग टर्म ना इनिशिएटिव्स भी उन्होंने फ्रेम किए। लेकिन गाइज, काफी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इसलिए अब हम देखेंगे एक्सपर्ट क्रिटिक्स। नीति आयोग के पास लिमिटेड रोल्स है, मतलब उनके पास फुल पावर नहीं है, वो सिर्फ प्लानिंग करेंगे, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट्स ही लेंगे। ओके, नाउ नो रोल इन बजटिंग। नीति आयोग का बजट में कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ प्लानिंग्स करके देंगे और अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। नाउ लैक ऑफ ऑटोनॉमी। नीति आयोग लैक इंडिपेंडेंस एंड पावर विद इन द पॉलिसी। यस, नीति आयोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को दिखाएगा, प्लानिंग जताएगा, अल्टीमेटली डिसीजंस नाउ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही लेगी। वीक काउंटरवेट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। गाइस, नाउ उनका बजट में कोई रोल नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का वीक काउंटरवेट होगा। नाउ अनेबल टू एक्ट काउंटरवेट टू मिनिस्ट्री फाइनेंस फोकस नियर टर्म स्टेबिलिटी। डेवलपमेंट कंसर्न्स स्ट्रांगली एड्रेस होंगे। गाइस, मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं। लोगों ने क्रिटिसिज्म में ये लिखा है ना, कहा है कि नीति आयोग डायरेक्शन ही देता है, बट उसके पास पावर इज वेरी लिमिटेड। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे नीति आयोग। सो बच्चों, एक लाइन में कहूं, नाउ चैप्टर का सार समझो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया को कंट्रोल इकोनॉमी से कॉन्फिडेंस इकोनॉमी बनाया। ग्रोथ, और आपको यह समझना चाहिए कि ग्रोथ कंपटीशन ओपननेस से आता है, कंट्रोल से नहीं, और ये सब रिफॉर्म्स का ही रिजल्ट है। बराबर। होप आप लोगों को लॉजिकली ये एक्सप्लेनेशंस समझ आए। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो, ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।